कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वास्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दूदू। दिल का दौरा पड़ना या हार्ट अटैक मौजूदा समय में मृत्यु के सबसे आम कारणों में से एक है। एक दशक पहले तक हार्ट अटैक को बढ़ती उम्र के साथ होने वाली समस्या माना जाता था, लेकिन अब 40 साल की आयु वाले लोगों में भी हार्ट अटैक के मामले सुनने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक जीवन शैली और आहार में गड़बड़ी के साथ कई अन्य कारण भी हार्ट अटैक को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा मौसम में होने वाले बदलाव, खासतौर पर सर्दियों का मौसम भी हार्ट अटैक के खतरे को कई गुना बढ़ा सकता है। इसलिए दिल के मरीजों को इन दिनों अपनी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। दिल की इन्हीं बीमारी से जुड़े कई सारे विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक अग्रवाल। आप वर्तमान में दूदू स्थित स्वास्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हार्ट अटैक के बारे में अभी जो मैंने कहा आपने सुना होगा जी। सर्दियों का मौसम आते ही खतरा क्यों बढ़ जाता है? हाँ, जैसा कि हम सभी को विदित है कि सर्दियों के मौसम में बहुत अधिक ठंड होने की वजह से हमारा जो शरीर है वो अपने आप, उसकी जो फिजियोलॉजी है कुछ इस तरह से परिवर्तित होती है कि शरीर अपने आप को गर्म रखने का प्रयास करता है। हम लोग पूरी अच्छे तरह से अपने आप को गर्म रखने का प्रयास करता है और हमारी जो शरीर के जो अंग हैं, शरीर की जो ब्लड वेसल्स हैं या फिर जो एक प्रकार से कहें कि खून बहने वाली जो नसें हैं, उनके अंदर में जो खून है वो भी गर्म रहने के लिए प्रयास करता है। तो हमारी मसल अतिरिक्त वर्क करना पड़ता है। शरीर की मांसपेशियों को और हृदय को सर्दियों के अंदर अतिरिक्त रूप से वर्क करना पड़ता है और ये जो एक्स्ट्रा वर्क है ये हृदय के प्रेशर को बढ़ा देता है। इसीलिए जो पहले से ही हृदय के रोगी हैं या उनके पहले से ही कोई अन्य अगर प्रॉब्लम रही है हार्ट की, तो उन्हें हृदय रोगों का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा सर्दियों के अंदर कुछ अन्य प्रकार के फैक्टर भी रहते हैं। जैसे हमें पता है कि सर्दियों के समय में पोल्यूशन, जो प्रदूषण है, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जो कि इन दिनों मुख्य विषय भी बना हुआ है। दिवाली के बाद में प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और धुंध की वजह से जो कोहरा है उसके अंदर में थोड़ा आवागमन भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। उसके अलावा ज़्यादा सर्दी की वजह से हर इंसान अपनी जो गतिविधियां हैं उनको भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड कर लेता है। लोग घरों में रहना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा आउटगोइंग एक्टिविटी बंद हो जाती है। फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं लाइक घूमना फिरना, गार्डन में जाना, वो भी कम हो जाती है। और उसके अलावा हमारी दिनचर्या भी परिवर्तित हो जाती है, हमारी डाइटरी हैबिट भी परिवर्तित हो जाती है। और इन सबसे भी बढ़कर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो है वायरल इन्फेक्शन। सभी जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में फ्लू, आम भाषा में फ्लू या इन्फ्लुएंजा, या जो वायरल इन्फेक्शन लाइक कोविड है, ये सभी के इन्फेक्शन होने का खतरा सामान्य की तुलना में बहुत अधिक गुना बढ़ जाता है। और ये जो वायरल इन्फेक्शन है, हालांकि ये हृदय रोगों के लिए नहीं है, परंतु ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। फेफड़ों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने की वजह से जो हमारी सांस लेने में जो परेशानी आती है और हम अधिक सांस लेने के लिए मजबूर होते हैं, वो हमारे हार्ट की धड़कन को बढ़ा देता है। और ये जो बढ़ी हुई धड़कन है, ये विभिन्न प्रकार के हृदय रोगों को जन्म देती है। जैसे कि हार्ट की धड़कन बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट का वर्क बढ़ जाता है, हार्ट फेलियर में जा सकता है, विभिन्न प्रकार के एरिथमिया, मतलब हृदय का अनियंत्रित होना हो सकता है। और इसी के अलावा सर्दियों के दिनों में हमारी जो ब्लड वेसल जो हैं, रुधिर की जो नलियां हैं, वो जो कंस्ट्रिक्ट करती है, तो उनमें अतिरिक्त मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का जमाव भी बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और विभिन्न प्रकार के एरिथमिया का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, ये आपने बताया कि सर्दियों में क्यों होता है ऐसा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दिल की बीमारियाँ शुरू कैसे होती हैं, कहाँ समस्या शुरू होती है? हाँ, जिस दिल की बीमारियों के लिए कुछ मुख्य कारक जिम्मेदार होते हैं और जिनमें से कुछ मुख्य कारक तो हर इंसान आजकल जानता ही है। जैसे कि धूम्रपान करना, बहुत अधिक मात्रा में धूम्रपान करना, एक्सेस मात्रा में अल्कोहल कंजम्पशन, शराब पीना, उसके अलावा जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, उसके अलावा हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी, जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती जा रही है, और वो एक फैक्टर है। और उसके अलावा हमारा जो खान पान है, हमने जो वेस्टर्न डाइटरी हैबिट्स को जो हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों में काफ़ी अपनाया गया है, जिसमें कि फास्ट फूड्स हैं, तो हमारी जो नेचुरल जो गुड डाइट थी, नेचुरल डाइट, वो परिवर्तित होकर अभी फास्ट फूड पे जा चुकी है। तो ये डाइटरी हैबिट्स और ये सब फैक्टर इसको बढ़ावा देते हैं।
उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अनमेजरेबल फैक्टर जो है वो है स्ट्रेस। बिल्कुल। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो अनमेजरेबल फैक्टर स्ट्रेस है। हमारे पास बहुत सारे मरीज इस तरह के आते हैं जो जिनकी ये कहना होता है कि जब उनमें हार्ट की बीमारी डायग्नोज होती है तो मरीज बड़ा हैरान होता है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने आज तक कभी है ना बीड़ी सिगरेट के हाथ नहीं लगाया, मैंने कभी अल्कोहल नहीं लिया, मैं तो खेत में काम करता हूँ, मैं तो किसान हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे घर में सभी स्वस्थ है, मेरा मोटा भी नहीं हूँ, रोज है ना 10 किलोमीटर घूमता हूँ, इन सब के बावजूद मुझे हार्ट की प्रॉब्लम कैसे हो गई। तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो उस फैक्टर को माप नहीं पाते जो कि है स्ट्रेस। हर घर के अंदर में स्ट्रेस या तनाव वो एक बहुत बड़ा कारक है जो कि हार्ट की बीमारियों को जन्म देता है। हम सभी के अंदर में कुछ न कुछ किसी न किसी वजह का टेंशन, किसी भी प्रकार का तनाव रहता ही है। अब चाहे वो बीमारियों को लेके हो, चाहे फाइनेंशियल जो सिचुएशन है हर घर के अंदर में उसमें लेके हो, या फिर जो अनसर्टेनिटी जो आज के समय में कोविड के कारण से उत्पन्न हुई है, और जो प्रॉब्लम्स अपने वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम, ये सब को लेकर हम सभी तनाव में रहते हैं और ये सभी तनाव मुख्य रूप से हार्ट की बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे पहचाने कि दिल के रोग की शुरुआत हो चुकी है? कैसे समय पर हम उसे आइडेंटिफाई कर लें कि वो बढ़े ना? जी हाँ, वैसे तो आजकल के समय में जिस हिसाब से थोड़ी शहर के अंदर पर्टिकुलरली कहूँ तो जयपुर के अंदर में, तो जयपुर एक राजधानी है हमारे प्रदेश की, उसमें तो काफ़ी जागरूकता बढ़ी है। तो लोग आजकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी आने लगे हैं। तो हार्ट की बीमारियों के लिए एक बहुत ही छोटा और आसानी से उपलब्ध जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, अगर आपको कभी भी हल्का फुल्का छाती में दर्द हो रहा है, छाती में भारीपन है, आपकी सांस फूल रही है, तो हमें इग्नोर ना करके उसी समय एक सबसे छोटा टेस्ट होता है ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे हम कहते हैं, जो आमतौर पे हर लैब के अंदर में, हर हॉस्पिटल के अंदर में उपलब्ध होता ही है। तो हमें उसको इग्नोर ना करके ईसीजी एक जरूर करवा लेनी चाहिए, जिससे अगर कभी भी किसी भी तरह की हमें परेशानी होती है तो उसको अर्ली डिटेक्शन किया जा सके। जैसा कि नेचुरल हैबिट है, बहुत सारे लोगों को जब भी है ना कभी रात के टाइम है जो कि थोड़ा और टाइम है, हम सोचते हैं कि हाँ अभी कौन मिलेगा, कौन सी लैब खुली मिलेगी, कौन सा हॉस्पिटल होगा, या ठीक है कि मामूली सा गैस्ट्रिक का दर्द है, आम भाषा में हम कहते हैं कि है ना एसिडिटी का या गैस का दर्द है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है रात के समय में ज़्यादा होती है, और हमारे बहुत सारे मरीजों का ये होता है कि हाँ साहब डॉक्टर साहब रात को दर्द हो गया था। अब रात के दर्द को यूजुअली इग्नोर किया जाता है, और कभी कभी किसी किसी मरीज के लिए वो गंभीर भी हो जाता है, क्योंकि वो जो दर्द है उसके लिए हम अपने घरेलू नुस्खे जो रात में अपनाते हैं कि इनो ले लिया, खाली पेट का कैप्सूल ले लिया, उसके बाद में हो सकता है कि 100 में से 90 लोग ठीक भी हो जाते हैं, परंतु जो दुर्भाग्यशाली 5 से 10% लोग हैं उनके अंदर में हो सकता था कि वो हार्ट की ही प्रॉब्लम थी, जो कि सुबह तक जो हम इंतजार करते हैं कि कल सुबह होगी, मैं 9 बजे 10 बजे अस्पताल में दिखाने जाऊंगा, तब तक बीमारी बढ़ भी सकती है। और कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो कि कहते हैं कि है ना रात में सोते सोते ही मतलब उनके साथ दुर्घटना हो गई है, जिसे लोग साइलेंट अटैक का नाम देते हैं। एक्चुअली में साइलेंट नहीं होता, क्योंकि मरीज तो जाने के बाद में बता नहीं पाता कि साइलेंट था या नहीं। हाँ, उसने है ना जो प्रीमोनिटरी जो लक्षण हैं उनको कभी कभी इग्नोर किया होता है, तो उस वजह से भी इस तरह का हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें एक तो समय रहते एक निश्चित उम्र के बाद, जैसा कि पहले अपन मानते थे कि 40 साल से पहले की उम्र में ज़्यादातर हार्ट की प्रॉब्लम या हार्ट अटैक वगैरह नहीं होते हैं, और 40 साल की उम्र के बाद में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो है ज़्यादा होती है। हालांकि आजकल ये जो परिभाषा है काफी बदल गई है, क्योंकि आजकल केस सामने आते हैं। जी, अभी हम आजकल देख रहे हैं कि जब से कोविड का वायरस का इन्फेक्शन हुआ है पिछले 2 साल के अंदर में, तो उसमें बहुत से यंग जो लोग हैं वो भी इवन 20 to 40 ईयर्स की बीच के जो लोग हैं वो भी हृदय संबंधी जो लक्षण हैं उनसे गुजर रहे हैं, और कम उम्र के अंदर में भी हार्ट अटैक आना, हार्ट फेलियर होना, वाल्व प्रॉब्लम होना भी सामने आ रही है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि इन उम्र के अंदर में ये प्रॉब्लम नहीं होगी तो मुझे कैसे हो सकती है, तो हम लोग काफ़ी बार उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो आज के समय की रिक्वायरमेंट है कि जो अभी जो सुविधाएं हैं राज्य सरकार के प्रयासों के कारण, अभी जो मेडिकल की जो सुविधाएं हैं उनका काफ़ी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। अगर हम कहें कि आज से 5 साल पहले जो सुविधाएं केवल राजधानी जयपुर या कुछ बड़ी सिटीज के अंदर में अवेलेबल थी राजस्थान में, आज वो छोटे छोटे गांवों में या कस्बों में तहसील स्तर पर और यहाँ तक कि पंचायत स्तर पर भी उपलब्ध हो गई है। तो इसलिए हर इंसान के लिए अभी ये सुविधाएं उपलब्ध है, और हमें उनका समय रहते उपयोग करना चाहिए। समय समय पर अपने आप को डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। किसी भी छोटे से लक्षण को इग्नोर करने की बजाय समय पे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने शहरी क्षेत्र में भी काम किया है, आप ग्रामीण क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं,
तो उसमें आपको कहीं फर्क नजर आता है कि शहरी क्षेत्र की जनता हो या ग्रामीण की, जागरूकता की दोनों में कमी है या किसमें ज्यादा कमी है? जैसा कि वो काफ़ी ओबियस है, शहरी क्षेत्र की जनता में भी अभी ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह जागरूक है। शहरी क्षेत्र में भी जागरूकता की कमी है, परंतु जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ग्रामीण एरिया के अंदर में जागरूकता का अभी बहुत ही ज़्यादा अभाव है। मतलब उनमें इस चीज़ को एक्सेप्टेंस ही नहीं है अभी कि यहाँ पे इस तरह की बीमारियाँ हो सकती है, और हमें तो इसे उसके लिए बड़े लोगों की बीमारी बताते हैं ना, शहरों की बीमारी बताते हैं, हाँ, गांव वालों को कहाँ दिल की बीमारी होती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड हृदय संबंधी बीमारियों को हर ग्रामीण व्यक्ति ये मानता है ये तो पैसे वालों की बीमारी है, या अमीर लोगों की बीमारी है, या शहर की बीमारी है। हम तो काफ़ी है ना खेतों में काम करते हैं, या हम तो काफ़ी मेहनत कश हैं, हमें तो इस तरह की बीमारियां जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है या हृदय रोग तो हो ही नहीं सकते, या छोटे मोटों को इग्नोर भी कर देते हैं। तो ये काफ़ी जागरूकता का अभाव है। और अभी जैसे जिस तरीके से सुविधा हुई है, इन्हीं वजह से पहले जागरूकता के अभाव में बहुत बार जो मृत्यु दर है वो गाँवों के अंदर में ज़्यादा हो जाती है। तो अभी जिस तरीके से सुविधा हुई है, और जैसा कि मैं काम कर रहा हूँ अभी स्वास्थ्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दूदू में, वहाँ पे भी हमने हाल ही में बहुत सारे अन्य स्पेशलिटीज़ के अलावा हृदय रोगों से संबंधित विभिन्न प्रकार की इवन हर तरह की जांच और उनके इलाज की सुविधा भी पिछले 7-8 महीनों से प्रदान की है। और हम भी अभी देख रहे हैं कि इन दिनों के अंदर में भी काफ़ी लोगों को उनके लिए सुविधा मिली है। जैसे कि छोटी छोटी जांचें जिनके लिए अभी तक जयपुर आने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता था, चाहे वो छोटा सा ईसीजी हो, इकोकार्डियोग्राफी है, ट्रेडमिल टेस्टिंग है, और इमरजेंसी में या आपातकालीन स्थिति में जिसे हम कहें कि ना इवन एम्बुलेंस तक भी मरीज नहीं पहुंच पाता है, कोरोनरी एंजियोग्राफी, हार्ट अटैक की स्थिति में कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, स्टेंट प्लेसमेंट, पेसमेकर, ये सभी सुविधाएं जिनके अभाव में मरीज 1 घंटे में जो जयपुर पहुंचता है और 1 घंटा कभी कभी मरीज को मिलता ही नहीं है, तो वो सभी सुविधाएं अभी ग्रामीण एरिया जैसे कि दूदू है उसमें भी उपलब्ध हो गई है, और अन्य शहरों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी उपलब्ध हो गई है। तो लोगों से हमारी जो श्रोतागण हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि ना जो उनके आसपास में सुविधा है उनका उपयोग करें और समय रहते अपने चिकित्सक को परामर्श लें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई कि हार्ट अटैक क्यों आता है, लक्षण क्या हैं। अब मेरा सबसे प्रमुख आपसे ये सवाल है कि अटैक आ गया, हॉस्पिटल पहुंचने में समय लगेगा, तो शुरुआती क्या ट्रीटमेंट जो घर के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, कार्यस्थल पर आता है, घर पे आता है, तो तुरंत मरीज को क्या करना चाहिए, कैसे उसको संभालना चाहिए? अगर हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले तो हमें उसकी पहचान होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जो हमें ये संभावना व्यक्त करें कि यहाँ ये हार्ट अटैक हो सकता है और हमें तुरंत उपचार की आवश्यकता है। जैसे हार्ट अटैक के मुख्य लक्षण में कुछ तो हम लोग जानते ही हैं, जैसे छाती में दर्द होना, छाती के बीच में ये हिस्से में दर्द होना जो कि दाईं तरफ या इवन बाईं तरफ भी हो सकता है, कंधे में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, इवन गले तक जा सकता है। उसके साथ में तेजी से पसीना आना, मरीज पूरी तरह से पसीने में भर सकता है, उनके बाएं हाथ में या इवन दाएं हाथ में भी दर्द रेडिएट हो सकता है। तो ये सब जो लक्षण हैं हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। उसके अलावा मरीज को बेहोशी आ सकती है, मरीज को चक्कर आ सकते हैं, मरीज को उल्टियाँ भी हो सकती है। ये सारे लक्षण हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। तो जैसा कि है, इसके लिए अगर मरीज अभी बेहोशी में नहीं है, मरीज पूरी तरह से होश में है, तो तरीका यही है कि आप घर पे उसका हार्ट अटैक का कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि अगर किसी मरीज के घर में पहले से ही कोई हार्ट का पेशेंट है जो कि उसके पहले से दवाई चल रही है, तो हो सकता है कि आपके घर में हार्ट वाली दवाई मिल जाए। अगर आपके किसी रिश्तेदार के पहले हुआ है तो आप उनको वो खून पतला करने की गोली जो आम भाषा में कहा जाता है, जीभ के नीचे गोली, जीभ के नीचे वाली गोली भी घर पे दी जा सकती है, पर वो केवल चेस्ट पेन को ठीक करने के लिए, वो केवल दर्द के लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ है, वो बीमारी को कम नहीं करता, बीमारी को परिवर्तित नहीं करता। और कुछ तरह के हार्ट अटैक ऐसे होते हैं जिनमें जीभ के नीचे ली गई गोली खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट का हार्ट अटैक के दौरान ब्लड प्रेशर कम है और अगर उसने वो जीभ के नीचे रखने वाली गोली खाई तो उसका ब्लड प्रेशर और भी कम हो सकता है, जो उसके लिए और भी नुकसान का कारण बन सकता है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के वो भी ऐसे नहीं बताया जाता कि आप घर पे ये ले लो। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी, मतलब इसमें हमें 2 तरीके से समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो दिल के रोग से पीड़ित है उसको अटैक आता है, और एक वो व्यक्ति जिसे सडन पहली बार अटैक आता है, तो दोनों का प्लीज अलग करके एक बार बताइए। जी,
जो पेशेंट के पहले अटैक आ चुका है जी। उसके पास में हम लोग जो दवाएं घर के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं या उसके जो हम कहते हैं कि जीवन भर चलती है, उसमें आम भाषा में कहें तो एक खून पतला करने की दवा होती है, जी। दूसरी उसके अलावा एक कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा होती है, जी। और तीसरा उसके लिए जीभ के नीचे रखने वाली गोली होती है आम भाषा में जो कही जाती है। जी। ये 2-3 टैबलेट तो मुख्यतः उसके पास होती ही है। तो यूजुअली जब खून पतला करने वाली जो गोली है वो तो उसके रेगुलरली वंस डेली या चली रही होती है, रोजाना की एक गोली लेता ही है, तो उसके लिए तो ये ठीक है। अगर वो उसके पास घर पे बीपी नापने की मशीन है या उसको लग रहा है कि है ना मैं रोज इस तरीके से होता हूँ और अभी है ना मेरे को ये जीभ के नीचे गोली लेने से फायदा मिलता है, तो वो तो ले सकता है। बट अटैक भी एक तरह का नहीं होता मेडिकली। हम आम भाषा में कहते हैं कि सभी तरह के हार्ट अटैक है ना एक ही तरह के होते हैं। जैसे आम भाषा में कहते हैं कि हाँ उसके कैंसर हो गया, तो सभी तरह के कैंसर एक जैसे हैं, तो सभी तरह के हार्ट अटैक एक जैसे हैं। मेडिकली ये सब सेम नहीं होते। कुछ केसेस के अंदर में ये जीभ के नीचे रखने की गोली फायदा करती है और कुछ में नुकसान भी कर सकती है। इसलिए आइडियल स्थिति तो यही है कि अगर हमें हार्ट अटैक के लक्षण लग रहे हैं तो हम ना नियर बाई जो हॉस्पिटल है उसके अंदर में जाके सबसे फर्स्ट टेस्ट, जैसा कि पहले भी कहा कि ईसीजी करवा लेना चाहिए। ईसीजी एक ऐसा टेस्ट है जो कि बहुत ही सस्ता, हर जगह उपलब्ध है और आपको हार्ट अटैक के बारे में सटीक जानकारी देता ही है। अगर ईसीजी के अंदर में आपकी नॉर्मल आ रही है तो आपको घबराने की आवश्यकता उस समय के लिए नहीं है। हाँ, सावधानी रखने की आवश्यकता जरूर है कि हो सकता है कि हार्ट अटैक चल रहा हो और नेक्स्ट 1 और 2 आवर के अंदर में हमारी ईसीजी के अंदर में चेंजेस आ जाएं, तो हमें ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है, परंतु उस समय तक खतरे की बात नहीं होती है। फिर भी अगर हार्ट अटैक आता है तो तरीका यही है कि सबसे पहले हम सबसे पास के हॉस्पिटल में जाएं। अभी आजकल के दिनों में जो मुख्य परेशानी जो आ रही है वो ये है कि मरीज ये सोचता है कि हाँ हार्ट अटैक लग रहा है, मैं सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में या फिर जयपुर में जाऊंगा या जयपुर में जो फोर्टिस है, जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं उनके अंदर में ले जाके दिखाने की करूंगा या एसएमएस जाऊंगा। ये जो तरीका है ये कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अगर हार्ट अटैक की स्थिति है तो उसमें टाइम इज मनी, समय ही महत्वपूर्ण है। जो समय के अंदर में तुरंत इलाज मिलना बहुत जरूरी है। कम से कम प्राइमरी केयर या जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एड वो मिलना जरूरी है। तो वो तो आपके बिल्कुल बगल में जो भी हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम वगैरह होगा उसी में ही मिल सकता है। तो सबसे पहले तो हमें वहीं जाना चाहिए। वहाँ जाने के बाद में जब आपको प्राइमरी केयर मिल चुकी है उसके बाद आप निर्णय ले सकते हो कि मुझे है ना फलां हॉस्पिटल जाना है या कोई दूसरे हॉस्पिटल जाना है या वहीं पर भी इलाज करवाना है। अगर उस हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा है तो एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हमारी राय रहती है कि अगर आप पहले ही ऐसे हॉस्पिटल में गए हो जहाँ पे हार्ट अटैक के लिए इलाज की सुविधा उपलब्ध है तो समय रहते आपको उसी हॉस्पिटल के अंदर में ही इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर में जब मरीज ये सोचता है कि मेरा प्राइमरी केयर हो गया है, अब मैं दूसरी जगह चला जाऊं या तीसरी जगह चला जाऊं या इससे पूछूंगा उससे पूछूंगा, ये जो लापरवाही है कभी कभी बहुत अधिक मरीज के लिए नुकसानदायक हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, हमने पहले भी बात करी कि पहले माना जाता था कि जो दिल का रोग है वो बड़ी उम्र के लिए है, लेकिन अब उम्र कहीं नहीं है। कभी सुनने में आता है 21 साल के लड़के को अटैक आ गया, किसी कभी 25 साल के, कभी 30 साल के, कभी 35 साल, कभी 40। जी बिल्कुल। कैसे अलार्मिंग मान सकते हैं? क्या जांच होनी चाहिए? किस उम्र में कैसे करें? हाँ, जैसा कि अभी कम उम्र के अंदर में बढ़ने का कारण जो है, अभी हमारे जो कन्वेंशनल जो रिस्क फैक्टर थे जिनकी वजह से पहले हृदय रोग को अपन मानते थे कि ये इससे होता है, उसमें मुख्य रूप से डायबिटीज, शुगर होना, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग और ओबेसिटी या मोटापा, ये मुख्य फैक्टर्स थे जो कि हृदय रोगों को बढ़ावा देते थे। और सभी जानते हैं डायबिटीज यूजुअली जो है 40 साल के पहले स्टार्ट नहीं होती है। ब्लड प्रेशर भी 45-50 की एज के बाद होता है। मोटापा उस एज के पास में आना चालू हो जाता है। और इसके अलावा जो स्मोकिंग वगैरह है वो भी ज़्यादा उम्र के अंदर में करते थे। अब ये सब पैटर्न पीछे शिफ्ट हो चुका है। डायबिटीज इज कमिंग एट वेरी अर्ली एज, शुगर भी बहुत कम उम्र में होने लगी है। और जो हमने पहले बात की स्ट्रेस या तनाव जो आजकल है वो तो वेरी वेरी यंग एज, बहुत ही कम उम्र में, इवन एडोलेसेंट्स के अंदर में भी तनाव इतना बढ़ गया है। जैसे कि हम देख ही रहे हैं सुसाइड्स के केस आजकल बहुत बड़े हैं, इतना तनाव ज़्यादा हो गया है, स्कूल गोइंग एज तक के अंदर में तनाव बढ़ गया है। तो इसीलिए जो रिस्क फैक्टर है वो पीछे शिफ्ट हो गए हैं। वो तनाव बढ़ता है तो स्मोकिंग बढ़ती है, डायबिटीज़ बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो सारे रिस्क फैक्टर जो कि 40 से 50 या उसके बाद होते थे वो अभी 20 साल की उम्र में ही शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस वजह से ये जो हमारे जो हृदय रोगों की जो संभावना है वो कम उम्र के अंदर में बढ़ गई है। तो इन्हीं का बचाव किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि कम उम्र में हृदय रोगों से बचे कैसे, ये तो बताइए, बचे कैसे? जी, तो तनाव से बचने के लिए तो अभी यही कह सकते हैं कि है ना,
अपने जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जो मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ, हमें उनको थोड़ा सीमित करना चाहिए। आज की डेट के अंदर में जो सभी लोग अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं कि वो ना उनको अपने आप को एक सीमित करना चाहिए मतलब। और उसके अलावा जो अदर जो टेक्निक्स जो आजकल सभी जानते हैं, योगा है, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, स्लाइट फिजिकल एक्टिविटी, मिनिमम 30 मिनट ए डे फॉर 5 डे ए वीक, जैसे हम कहते हैं एक दिन में कम से कम आधा घंटा, एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हेल्थ शुड बी ए प्रायोरिटी। इन हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग देखते हैं कि हेल्थ कभी भी प्रायोरिटी यूजुअली नहीं रहती है, तो हेल्थ भी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए और ना कि अदर जो हमारी एक्सपेक्टेशन है लाइफ से वो। तो अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, स्मोकिंग शुड बी कर्टेल्ड, स्मोकिंग पे अच्छे से ना बैन हो, स्मोकिंग नहीं कर पाएँ, फिटनेस मेंटेन रखें, वजन अपना बना के रखें, और बस इन्हीं वजहों, और अपना जो डाइटरी हैबिट है खासकर उसको भी अर्ली एज के अंदर में, इवन बच्चों की डाइटरी हैबिट तक आजकल चेंज हो चुकी है, तो माँ बाप का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी डाइटरी हैबिट के अंदर में रखें और उनको हृदय रोगों और अन्य रोगों से बचाएं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अपन जिसको कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक, कि रात को अधिकतर आया, बंदा सोता सोता रह गया, लेकिन कई बार ऐसे अटैक दिन में भी आते हैं कि व्यक्ति ने बस फला काम किया था, खाना खा के बैठा था और 2 मिनट बाद अटैक आया और खत्म हो गया। जी, उसे भी तो साइलेंट अटैक ही कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो साइलेंट अटैक वो अटैक है जो जैसे कि नाम से ही साइलेंट है, जिसका आपको पता ही नहीं चला, मतलब छाती में दर्द हुआ ही नहीं जी। अगर होता तो बता ही देता जी। तो कभी कभी कुछ एज ग्रुप्स ऐसे हैं और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें छाती में दर्द नहीं होता है, और या फिर कुछ लोग उसको बताते नहीं हैं। लाइक एक तो बच्चे हैं, बहुत छोटा बच्चा है, वैसे तो हार्ट अटैक तो बच्चों में नहीं होता, बट फिर भी बच्चों में दर्द नहीं हो पाता। बहुत ही एल्डरली एज है, 70s 80s में जाके जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं वो अपने दर्द को बताते ही नहीं हैं। कभी कभी तो वैसे नहीं बताते कि उनके पास कोई होता नहीं है, और कभी कभी सोचते हैं कि ठीक है सालों से ऐसा हो ही रहा है, तो वो इग्नोर कर जाते हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली शुगर वाले पेशेंट, डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनमें लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, जब 15 से 20 साल डायबिटीज हुए निकल जाता है, आप दवाई ले रहे हो, तो हम एक कहते हैं न्यूरोपैथी, जो न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम डायबिटिक पेशेंट में डेवलप होने लगती है। वो न्यूरोपैथी जो है हमारे शरीर की जो महसूस कराने की जो नसें हैं उनको डैमेज कर देती है, तो उस वजह से आपको दर्द महसूस ही नहीं होता। तो जब दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन डायबिटिक की पेशेंट के अंदर में हार्ट अटैक आने का खतरा ज़्यादा है और उसको चेस्ट पेन महसूस नहीं होता, तो डायबिटिक पेशेंट में सबसे ज़्यादा साइलेंट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसके रिस्क फैक्टर भी है और उसको पता भी नहीं चलेगा। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि यूजुअली पेन किलर ना अन्य कोई कारण से लेते रहते हैं, लाइक ज्वाइंट प्रॉब्लम है, हेडेक है, पेट दर्द है, उनके लिए भी चेस्ट पेन के लिए कोई ना कोई टैबलेट उनकी चलती रहती है। अब अगर कोई रेगुलर टाइम पे टैबलेट लेता रहता है, अब अगर हृदय का भी रोग है, हार्ट अटैक का भी दर्द हुआ है, तो भी उसको कम महसूस होता है, तो उस वजह से इग्नोर भी कर जाते हैं, तो वो एक प्रकार साइलेंट अटैक में काउंट हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी एज की बात करी, लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ, जो हम आसपास में देखते हैं और सुनते हैं, जो कम उम्र के हार्ट अटैक हैं वो अधिकतर साइलेंट अटैक होते हैं, क्योंकि उन्हें पहले कोई हृदय रोग होता ही नहीं है, कोई बीपी नहीं था, कोई शुगर नहीं था, कुछ भी नहीं था, और अचानक अटैक आ गया। कम उम्र वालों में एक्चुअली में क्या है, जैसा कि प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर जो साइलेंट अटैक है वो पेशेंट तो है ना, जब अटैक आया उसके बाद में बता नहीं पाता, उससे उस पहले कुछ प्री मॉनिटरी लक्षण आते ही हैं, तो उस वजह से पेशेंट जो है कई बार कम उम्र का इंसान ये सोचता है कि है ना मेरे कैसे अटैक हो सकता है, तो वो इससे भी ज़्यादा इग्नोर करता है। एक इंसान को जो कि स्मोकिंग कर रहा है, जिसके डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, 50, 55, 60 की एज है, उसको तो ऑलरेडी ये एक रिस्क फैक्टर रहता ही है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपको बता देता है। एक कम उम्र का पर्सन है, जैसे हमारे पास भी रिसेंट में भी हाल ही के दिनों में काफ़ी आए हैं, तो उनके अंदर में क्या है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और या इसको कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है जो पर्सनल प्रैक्टिस में कि इसको एक प्रकार की शर्म मान के छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है मेरे इतनी कम एज पे कैसे हो सकता है, तो वो भी एक वजह हो जाती है कि साइलेंट अटैक के टाइप के। कुछ अभी हाल ही में ऐसे पेशेंट भी देखे गए हैं जब यंग एज के अंदर में हमारे को सेलिब्रिटीज जिनको रिसेंटली हार्ट अटैक आए हैं, जिनमें से अगर कुछ नाम लिए जाएं जैसे सिद्धार्थ शुक्ला या सौरव गांगुली, तो इनके बाद में जब भी ये घटनाएं हुई है उसके बाद में हमारे पास यंग पेशेंट्स की काफ़ी तादाद बढ़ी है, सिर्फ इस वजह की स्ट्रेस के कारण कि कम उम्र के लोगों के लिए हार्ट अटैक आ रहा है, तो मेरे भी जो दर्द हो रहा है वो हार्ट का ही होगा।
तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखाने आए भी हैं, उनके स्क्रीनिंग टेस्ट किए गए हैं जो कि नॉर्मल आए हैं और उनको रीअश्योरेंस किया गया है कि आपको केवल तनाव है, इसको काबू में करें, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं उनके अंदर में जिनके अंदर में इसी स्ट्रेस की वजह से ही है ना हार्ट अटैक आया हुआ है। जी, चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। नमस्कार।